नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जसपुर पहुंचे भाकियू नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। टिकैत ने दी किसानों को चेतावनी, कहा सरकार की गलत नीतियों का करे विरोध, संगठन पर दे ध्यान। आज दोपहर को बंद होंगे बाबा श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज भी रहेंगे उपस्थित। इस बार रिकॉर्ड 17,47,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। उत्तराखंड में बाल अधिकार संरक्षण आयोग और प्लान इंडिया इंटरनेशनल की बड़ी पहल। देश की पहले बाल विधानसभा का किया गठन। नर्सिंग की नियुक्ति पर स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी का बड़ा बयान, कहा जल्द स्वास्थ्य विभाग निकालेगा 1300 से ज्यादा पोस्ट। कार्मिक विभाग से प्रस्ताव हो चुका है पास। भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में मां गंगा के जल कलश को लेकर यात्रा की शुरुआत की गई। कलश को भारत जोड़ो यात्रियों को किया जाएगा सुपुर्द। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर दौरे पर हैं। वो टनकपुर पहुंचे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के मौके पर यहां वे सूर्योदय सेवा समिति की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नेचुरोपैथी और योग सम्मेलन में शामिल हुए हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने मृदा चिकित्सा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने खुद भी मिट्टी का लेप लगाकर नेचुरोपैथी पद्धति के लाभ लिया। इसके बाद वे शारदा घाट पहुंचे और घाट का निरीक्षण किया। जसपुर के रेडिसन होटल पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता और किसान आंदोलन के मुख्य स्तंभ रहे राकेश टिकैत का स्थानीय किसानों ने उनका फूल और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। वहीं इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान अपना काम ठीक कर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करके और संगठन पर ध्यान दे। यदि संगठन होगा तो आंदोलन भी होगा और सरकार की गलत पॉलिसी का विरोध होगा। वहीं उन्होंने कहा कि अगर विरोध नहीं होगा तो बस 1200 रुपए प्रति कुंतल धान बेचो। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतरी। किसानों के लिए है भाई, अपना खेत में काम धंधा करे ठीक, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करे और अपना संगठन पे ध्यान दे। संगठन होगा तो आंदोलन भी होंगे। तो सरकारों की गलत पॉलिसी का विरोध होगा, वे पॉलिसी वापसी होंगे। और अगर नहीं रहेगा तो फिर भाई वही 1200 रुपये में धान अपना बेचो। हाँ, खरे नहीं उतरी सरकार भाई झूठिस्तान की बादशाह होगी। ये खरे उतर नहीं रही कहीं भी, ये झूठ बोलती है। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद होंगे। दोपहर 3:35 पर शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है। अब शीतकालीन गद्दी स्थल पानुकेश्वर और जोशीमठ में श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ की दर्शन करेंगे। कपाट बंदी के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। बता दें कि इस बार बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड 17,47,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड संभाग स्तरीय खेलकूद विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम की कपाट इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता हिमांशु लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, श्री बद्रीनाथ के धाम के कपाट आज से बंद हो जाएंगे, जहां लगातार अगर देखा जाए तो काफी श्रद्धालु इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ कहेंगे?
जी देखिए, 4 धामों में से एक बद्रीनाथ के कपाट आज बंद कर दिए जाएँगे। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट पहले ही बंद किए जा चुके हैं और आज 3:35 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद कर दिए जाएँगे। लेकिन उससे पहले माणा गाँव है, वहाँ पर नज़दीक पर है, वहाँ पर माणा गाँव की जो महिलाएँ हैं, महिला मंगल दल है, उनके द्वारा भगवान बद्री विशाल को एक घृत कंबल ओढ़कर समर्पित किया जाएगा, जिसके तत्पश्चात बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएँगे और इसी के साथ ही आने वाले 6 महीने में बद्रीनाथ धाम के दर्शन पांडुपेश्वर में होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि 235 वर्ष बाद एक परंपरा शुरू हो रही है कि बद्रीनाथ के जो शंकराचार्य है, ज्योतिषा पीठ के जो शंकराचार्य हैं, वो कपाट बंद के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे और 235 वर्ष बाद ये परंपरा शुरू होगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि बद्रीनाथ जो मंदिर है उसको कई टन फूलों से, गेंदे के फूलों से सजाया गया है और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस साल 2 साल बाद कोविड के ये यात्रा शुरू हुई है और तकरीबन 18 लाख यात्री बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं और ये उत्तराखंड की दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत ही सुखद यात्रा रही है, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि में भी देखा जाए तो 4 धामों में तकरीबन 45 लाख के आसपास श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे। उसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ साथ सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में भी श्रद्धालु जो दर्शन किए हैं उनकी भी संख्या है। दीपिका जी हिमांशु, वहीं अगर बात की जाए बद्रीनाथ धाम कपाट आज बंद होने वाले हैं, काफी श्रद्धालु की आस्था इससे जुड़ी होती है। अब धाम को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई है, किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, वो भी आपसे जरा जानना चाहेंगे। जी देखिए, जिस तरीके से गंगोत्री मैया के जब कपाट बंद होते हैं तो उनके जो दर्शन होते हैं वो मुखवा गांव में होते हैं, उसी तरीके से यमुना मैया के दर्शन है वो खरसाली गांव में होते हैं। बाबा केदार के दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होते हैं। तो इसी तरीके से आने वाले 6 महीने में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे तो बद्रीनाथ से निकटतम 10 से 15 किलोमीटर पहले एक गाँव पड़ता है पांडुपेश्वर, वहां पर भगवान बद्री विशाल की जो गद्दी है वो रख दी जाएगी और आने वाले 6 महीने में शीतकालीन के लिए वहां पर श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। साथ ही साथ जो ज्योतिषाचार्य शंकराचार्य की गद्दी है वो जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में रख दी जाएगी और जितने भी श्रद्धालु हैं वो वहीं पर जाकर भगवान बद्री विशाल और शंकराचार्य के दर्शन कर सकते हैं। दीपिका जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आज से श्री बद्रीनाथ कपाट धाम बंद हो रहे हैं और देखा जाए तो काफ़ी श्रद्धालुओं की आस्था इससे जुड़ी हुई है। दर्शन करने के लिए काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और मंदिर को भी काफ़ी खास तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एकल अभियान ग्राम स्वराज योजना के तहत अभ्युदय यूथ क्लब की ओर से आज उत्तराखंड संभाग स्तरीय खेलकूद मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हो गई है। इसका उद्घाटन उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने किया। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि इस तरह के आयोजन गांव देहात की प्रतिभाओं को मंच देने का काम करती हैं। उन्होंने खिलाड़ियों द्वारा निकाली गई मार्च पास्ट की सलामी ली और ध्वजारोहण भी किया। बता दें कि क्लब की ओर से देश भर में आयोजित की जा रही खेलकूद प्रतियोगिता में देश के 1 लाख से अधिक सुदूरवर्ती गांव के 7 से 14 वर्ष के ऐसे बालक बालिकाएं प्रतिभाग कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो संसाधन के अभाव में रहते हैं या अब तक मंच नहीं मिल पाने पर उनकी प्रतिभा निखारने से रह जाती है। इन बच्चों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के क्रम में उत्तराखंड के संभाग स्तरीय 2 दिवसीय खेलकूद समारोह का आयोजन किया जा रहा है। एक तो इस साल जो प्राकृतिक एक ऐसा रहा है माहौल, देर में बारिश हुई, आज ओला में पानी अभी तक कम नहीं हुआ है। और दूसरी जो आपने कहा है एक प्रदेश और एक रॉयल्टी का, ऐसा भी ज़रूरी है, एक रॉयल्टी होनी चाहिए और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया और उन्होंने माना भी है, उस दिशा में काम भी कर रहे हैं, जल्दी इसका परिणाम निकलेगा। पूरे उत्तराखंड के ग्रामीण परिवेश से ये बच्चे आए हैं और मैं सम्मानित आप पत्रकार बंधुओं को बताना चाहूँगा, इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक मैदान भी नहीं देखा था। ये मैदान पहाड़ पे ही पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, खेलकूद कर रहे हैं, लेकिन आज मैदान में इनका कई बच्चे ऐसे हैं, दर्जनों बच्चे जिनका पहली बार मैदान में आना हुआ है। और ये हमारे एकल अभियान का एक हिस्सा है, ग्राम स्वराज योजना का। जो बच्चे गरीब परिवारों के जो स्कूलों में नहीं जा पाते, उनको हमारी एकल अभियान की बहनें घर घर जाके मोहल्ले। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में आज पूर्व राज्य मंत्री जसवीर के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने मोटा ढांग में एकत्र होकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नींबू चोर तक पैदल भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा ने कहा कि जब से देश में भाजपा सरकार आई है और समाज का विघटन हुआ है, बेरोजगारी महंगाई बढ़ी है और सरकारी संस्थाओं का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ है।
जब इस संदर्भ में विपक्ष ने बोलना चाहा तो बोलने नहीं दिया गया। अब कांग्रेस जनता के बीच जाकर भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार ने विपक्ष को बोलने नहीं दिया। तब कांग्रेस के पास एक ही रास्ता था कि वो जनता के बीच जाए और अपनी बात रखे। माननीय राहुल गांधी जी द्वारा पूरे भारत में पदयात्रा के माध्यम से इस कार्यक्रम को आयोजित किया और आज वो लगभग 1,500 से ऊपर किलोमीटर चले गए हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग और प्लान इंडिया इंटरनेशनल ने मिलकर उत्तराखंड में बाल विधानसभा का गठन किया। आपको बता दें कि बाल विधानसभा गठन करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। वहीं इस अवसर पर हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर गीता खन्ना के साथ खास बातचीत की है। हमारे साथ मौजूद हैं बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग की अध्यक्षा गीता खन्ना। यह बच्चों के अधिकार और संरक्षण में बहुत अधिक उत्तराखंड में काम कर रही है। साथ ही साथ उनका कहना है कि बच्चों का अधिकार उन्हें अभी तक पूर्ण अधिकार नहीं मिला है। मैं आपको एक बात से और अवगत कराना चाहता हूं कि अभी उन्होंने बाल विधानसभा भी चलाया है। आइए जानते हैं सबसे पहले कि यह बाल विधानसभा क्या है। मैंने सबसे पहले प्रश्न मिला कि बहुत उत्सुकता भरा यह प्रश्न है कि बालक विधानसभा आखिर यह क्या है। लोगों में काफी उत्साह इस बात को जानने के लिए। जैसे हम शिक्षा दिवस पे मनाते थे ना कि बच्चे जो हैं शिक्षक का रूप ले लेते थे, ऐसे ही हमने एक प्रक्रिया, एक एसे राइटिंग के द्वारा हमने बाल विधायकों का चुनाव किया है। जिस भी जिले से जितने विधायक चुन के हमारी विधानसभा में आते हैं, हमने उस जिले से उतने बच्चों का चयन किया 11वीं कक्षा के, और 70 बाल विधायक अब 4 दिन के लिए देहरादून में इकट्ठे हुए हैं, जहां पर वो अपने बीच में चर्चा करेंगे, मार्गदर्शन और ट्रेनिंग पाएंगे। फिर अपने ही लोगों के बीच एक डेमोक्रेटिक वोटिंग के द्वारा अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे, अपने मंत्री चुनेंगे, अपना स्पीकर चुनेंगे, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा। और ये बाल विधानसभा इस पूरे आने वाले साल के लिए गठित रहेगी। अभी इसका पहला सत्र है। जो हमारी माननीय स्पीकर हैं वो इसकी संरक्षक हैं, और आज ही उन्होंने हमें अनुमति दी है कि बहरसाड़ में अगला सत्र गर्मी के का जो सेकंड सत्र है वो वहां पर विधानसभा में होगा। कल बच्चे विधानसभा का भ्रमण भी करेंगे और जानेंगे कि लीडरशिप क्या है। किस ढंग से आप चयन करते हैं, आपकी चयनात्मक प्रक्रिया क्या है? हमने एक टॉपिक दिया सामाजिक विषयों से जुड़ा, और उस पे बच्चों ने एक एसे लिखा। हमने उसके लिए एक मार्किंग का सिस्टम बनाया कि हम कंटेंट के लिए, वर्ड्स के लिए, ऑब्जेक्टिविटी के लिए हमने मार्किंग का सिस्टम बनाया। एक टीम का गठन किया जिन्होंने उन बच्चों के पेपर्स को जांचा। हर जिले की अलग टीम थी ताकि एक ही टीम चयन करे और आपस में पैरिटी रहे। फिर उन्होंने उसमें से जो सबसे अधिक ऊपर वाले नंबर वाले बच्चे थे उनसे बातचीत करी, और फिर ये विधायक का चयन हुआ और उसका नाम नामित हुआ। खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबर जो कभी बताती है सच,
तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नर्सिंग की नियुक्ति पर स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि 1300 से ज्यादा पोस्ट चिकित्सा स्वास्थ्य निकालने जा रहा है। फिलहाल ये प्रस्ताव कार्मिक से पास हो गया है और जैसे वहां से पूरा हो जाएगा नियमावली प्रकोष्ठ से हम लोग तत्काल इस पर नियुक्ति की कार्रवाई शुरू कर देंगे। आगे उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में लगभग 1380 के आसपास नर्सिंग के पद हैं, उनको भी हमने कार्मिक में भेजा है। वहां से पास होने के बाद हम लोग कैबिनेट से अप्रूव कराकर जल्द से जल्द नियुक्ति करा देंगे। अभी हम लोग लगभग 1300 से भी ज़्यादा पोस्ट अभी निकाल रहे हैं चिकित्सा स्वास्थ्य के, और ये अभी फिलहाल कार्मिक में है प्रस्ताव, धार्मिक से भी हो गया है, और जैसे वहाँ से थ्रू हो जाएगा नियमावली प्रकोष्ठ से हम लोग तत्काल इसमें कार्रवाई शुरू कर देंगे नियुक्ति की। और चिकित्सा शिक्षा विभाग में लगभग 1380 के आसपास नर्सिंग के पद हैं, जो अभी उनको भी हमने कार्मिक में भेजा हुआ है, और वहां से थ्रू होने के बाद हम लोग कैबिनेट से अप्रूव करवा के उसमें भी नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू कर लेंगे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की काशीपुर पुलिस ने बाइक चोरियों का खुलासा करते हुए चोरी की 1 दर्जन से अधिक बाइकों के साथ आधा दर्जन के आसपास बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जबकि एक बाइक चोर अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी उधम सिंह नगर के द्वारा 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई। घटना का खुलासा पहले उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी को करना था, लेकिन समय के अभाव के कारण देर शाम घटना का खुलासा सीओ काशीपुर वंदना वर्मा ने किया। एसएसपी महोदय के निर्देशों के क्रम में लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में काशीपुर कोतवाली द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक अंतर जनपदीय और अंतर राज्य वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, और एक इसमें से फिलहाल फरार है, और इनसे 15 बाइकें बरामद हुई हैं। पिछले काफ़ी समय से काशीपुर, जसपुर, बाजपुर क्षेत्र से मोटरसाइकिलें चोरी होने की सूचना आ रही थी, और अलग अलग जगहों पर इसमें मुकदमे भी पंजीकृत हैं। देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम से पूर्व विधायक विजयपाल सचवाण के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मां गंगा के जल कलश को लेकर यात्रा की शुरुआत की गई, जिस उपरांत आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मां गंगा के जल कलश को पूर्व विधायक विजयपाल सचवाण के माध्यम से
राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रियों के सुपुर्द करने हेतु काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी से रवाना किया गया। इस दौरान देश की एकता और अखंडता के संदेश के साथ भारत यात्रियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना हेतु इस जल कलश को देहरादून हेतु प्रस्थान किया गया। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल बनाते हुए जहां सरकार ने कैबिनेट को गांव में करने का फैसला लिया है, तो वहीं संगठन स्तर पर उत्तराखंड सरकार के मंत्री जिलों में जाकर के प्रवास करेंगे और कार्यकर्ताओं के घर जाकर एक दिन का भोजन भी करेंगे। और क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, उत्तराखंड के विकास पर ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत ने बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान से खास बातचीत की। उत्तराखंड के राजनीतिक हालातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान मौजूद हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे वर्तमान में क्या हालात राजनीतिक परिदृश्य में उत्तराखंड में है, क्योंकि विपक्ष लगातार कई मर्तबा आरोप लगाता है, कई मर्तबा सचिवालय कूच करने का वादा करता है और विपक्ष जब एकजुट न हो तो संगठन के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां पर खड़ा पाती है। चौहान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जन टीवी में। आपसे जानना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिहाज से किस तरीके के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है ताकि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को आप सरकार की योजनाएं और संगठन के कार्यक्रमों की जानकारी दे सकें। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जिस प्रकार से हमारे चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को जितना समय, बहुत कम समय में उन्होंने जिस प्रकार से अपने कार्यों के बदलो जिस प्रकार से उन्होंने हर वर्ग के बीच वो लोकप्रिय हुए हैं, उनके अपने जो उन्होंने जनता के लिए जो काम किए हैं उस कारण मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने कई फैसले उन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए हैं और उन्होंने जो विजन रखा है कि 2025 तक उत्तराखंड देश का सबसे अग्रणी राज्य होगा, उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। और उनका जो ये निर्णय है अभी कि सीमावर्ती जो हमारे गांव हैं जिनको हम अंतिम गांव कहते थे, लेकिन अब वो गांव जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा जैसे माना में उन्होंने कहा कि अंतिम गांव नहीं प्रथम गांव है, उस दिशा में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने काम को आगे बढ़ाते हुए अपनी कैबिनेट भी गांव में करने का, अंतिम गांव में करने की बात कही है, जिससे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहले से सोच रही है और सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि समाज के अंतिम छोर पर व्यक्ति जो खड़ा व्यक्ति है उसके चेहरे पे कैसे मुस्कान आए, उसके लिए जो हमने योजनाएं बनाई वो योजनाएं उनके पास कैसे पहुंचे और उसका लाभ वो ले सके, इसके लिए यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने ये कैबिनेट का जो फैसला लिया गांव में करने का, गांव का विकास गांव से शुरू हो, इसलिए उन्होंने योजना बनाई है। इस बात की बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार बेहतर तालमेल के साथ अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है, संकल्पबद्ध है और लगातार इसी तरीके से कार्यकर्ता इस योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन गगनदीप के साथ श्रीनिवास पंत, जन टीवी, देहरादून। उत्तराखंड के मंत्री चंदन रामदास ने मीडिया से बातचीत में बताया कि समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की गई। आगे उन्होंने बताया कि मूल्यांकन में पाया गया कि बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनमें 0 पैसा खर्च किया गया है, जैसे कि जलागम विभाग, शहरी विकास विभाग, कला संस्कृति विभाग, ऐसे तमाम विभागों को सूचित किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मंत्री चंदन रामदास ने ऐसे विभागों के खिलाफ नाराजगी भी जताई है जिन्होंने अपने मत के बजाय मानदेय पे पैसा खर्च किया है। आज जिस तरीके से हमने SCP और TSP की योजनाओं का मूल्यांकन किया और मैंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आज की बैठक में सचिव स्तर से नीचे का अधिकारी ना आए। बहुत से विभागों के सचिव आए भी थे मगर बहुत से विभागों के सचिव नहीं आए, जिस कारण वो उचित उत्तर नहीं दे पाए। इसलिए मैं उनके खिलाफ भी चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखूंगा और जो अधिकारी आज की बैठक में अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ भी मैं पत्र लिखूंगा। और बहुत सी योजनाएं जिनमें 0 खर्च हुआ है, अभी तक नवंबर आ गया है, उन विभागों के खिलाफ भी मैं पत्र भी लिखूंगा और कार्रवाई भी कराऊंगा। और बहुत से विभाग ऐसे दिखे जो SCP TSP का पैसा तनख्वाह में, मानदेय में या अन्य मद में खर्च कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी वित्तीय
अनियमितता के आरोप में उनके खिलाफ भी नोटिस जारी किया जाए। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा परिसर देहरादून में राज्य कर विभाग उत्तराखंड की महत्वपूर्ण योजना बिल लाओ इनाम पाओ का रिमोट दबाकर उद्घाटन किया गया। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश के विकास और कर संग्रह में वृद्धि के योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। साथ ही राजकोष को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने में समस्त हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत वस्तु की खरीद पर बिल प्राप्त करने की जागरूकता के संबंध में राज्य कर विभाग द्वारा बिल लाओ इनाम पाओ योजना लागू की गई है। इसका मकसद सीधा सीधा ये है कि हम लोग जनता में अवेयर और जागरूक करने का काम कर रहे हैं। साथ में हमें अपना जो हमारा राजस्व है उसमें बढ़ोतरी के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमने ये जो हमारा जीएसटी कंपनसेशन जब ये ख़त्म हुआ उसको लेके हमने अनेकों ऐसे अभियान चलाए जिसको लेके हमारा जीएसटी इस दौरान बढ़ा है। और मैंने आपको मंथ वाइज एक ब्यौरा दिया है और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनकी मेहनत के और मेरे लगातार प्रयास करने के बाद, बैठकों करने के बाद 38% यानी कि अक्टूबर 2022 तक में 38% का इजाफा इस दौरान हमें मिला है। रुड़की के सिविल अस्पताल में करीब 15 माह से एक महिला कैदी भर्ती है। महिला कैदी चलने में असमर्थ है और केवल बेड पर ही लेटी रहती है। महिला कैदी को आज तक कोई परिजन देखने तक नहीं आया। अस्पताल के चिकित्सक और नर्स ही परिवार की तरह महिला की देखभाल कर रही हैं। महिला स्वयं खा पी नहीं पाती, उसे चम्मच से खाना खिलाया जाता है। आपको बता दें कि रुड़की सिविल अस्पताल में 5 सितंबर साल 2021 को उप कारागार रुड़की में बंद एक महिला कैदी को उपचार के लिए लाया गया था। महिला कैदी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। महिला की हालत बेहद नाजुक थी। सिविल अस्पताल रुड़की के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजय कंसल ने बताया कि अस्पताल के चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ महिला कैदी की देखभाल कर रहे हैं और वो भी परिवार सदस्यों के जैसे। मैसिव ब्रेन हेमरेज हुआ था और वहाँ करीबन 2 महीने के आसपास का इलाज चला और 2 महीने के बाद में उसको फिर उन्होंने